नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 16 अंधेरे में रोशनी की किरण हेलेन केलर का अंतिम भाग पढ़ेंगे और ये आपके सिलेबस का अंतिम भाग भी है। चलिए हम अलंकार के विषय में कुछ प्रश्न हैं आपसे करते हैं, आप आंसर कीजिए। अलंकार के कितने भेद होते हैं? आपने पिछले वीडियो में ये तो जाना होगा कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अगर आप जानते हैं रिमाइंड कीजिए और बताइए अलंकार के कितने भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न है, अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो इसमें आप बताएं कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। अब आप बताएं कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, याद कीजिए। इसी प्रकार अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। आपने पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ा है और आज के वीडियो में हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे, इसीलिए रिमाइंड कीजिए अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है, आपको शब्द का अर्थ भी पता होना चाहिए किसी चीज को सीखने से पहले। तो आप बताएं कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार का अर्थ बताएं। आप इनके आंसर आप कर लेंगे। चलिए हम लोग रिमाइंड करते हैं, अलंकार के दो भेद होते हैं, अर्थालंकार एवं शब्दालंकार। इसी प्रकार शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार एवं श्लेष अलंकार। और इसी प्रकार अर्थालंकार के भी 5 भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार एवं मानवीकरण अलंकार। आज हम शब्दालंकार और अर्थालंकार के जो भेद होते हैं उनके विषय में एक उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के विषय में जानते हैं। अनुप्रास अलंकार, जिन काव्य पंक्तियों में जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, अर्थात एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किए जाते हैं, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कोई कविता आप पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द कई हैं लगातार, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार आप जान जाते हैं। ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप रिमाइंड कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल देखें, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इसमें तावर्ण और रघुपति राघव राजा राम में रावण बार बार आया है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है यमक अलंकार, जिन काव्य पंक्तियों में जब एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है किंतु प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, तब वहां पर यमक अलंकार होता है। आपने देखा अनुप्रास अलंकार में अक्षर आता है बार बार और यमक अलंकार में शब्द आता है बार बार और हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो आप जानते हैं यहाँ पे पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ यहाँ पे सोना है। तो धतूरा को खाकर भी मानसिक अवस्था जो है असंतुलित हो जाती है और सोने को पाकर भी मानसिक अवस्था जो है वो स्थिर नहीं रह पाती और मनुष्य बौरा जाता है। एक हिंदी में शब्द है बौरा जाता है। इस प्रकार आप यमक अलंकार समझ गए होंगे। और तीसरा है श्लेष अलंकार, जिन काव्य पंक्तियों में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसका अर्थ काव्य के अन्य पदों के साथ भिन्न भिन्न हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक ही बार आता है लेकिन अलग अलग शब्दों के साथ अगर उसका प्रयोग करें तो ऐसा लगता है वो शब्द बार बार भिन्न भिन्न अर्थों में आया है, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस दोहे का जब अर्थ हम समझते हैं तो लगता है यहाँ पर पानी शब्द जो है उसका अर्थ
भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग में हुआ है। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए चरित्र और चूने के लिए पानी यानी जल के रूप में पानी का प्रयोग हुआ है। रहीमदास जी कहते हैं अपने चरित्र की रक्षा करिए क्योंकि चरित्र के बिना सब सूना है। मोती में चमक की रक्षा करिए क्योंकि चमक के बिना मोती बेकार है, और चूने में जब पानी नहीं होता है तो वो चूना बेकार हो जाता है, खाने योग्य नहीं रह जाता है। इस प्रकार यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। और अब अर्थालंकार में आ जाते हैं और उसमें देखते हैं उपमा अलंकार, जिन काव्य पंक्तियों में रूप, गुण, धर्म आदि की समानता के आधार पर दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। उपमेय एक की तुलना दी जाती है और एक की तुलना की जाती है। तो उपमेय और उपमान की तुलना आपस में होती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल है हरिपद कोमल कमल से, यानी कि भगवान के पैर कमल के से हैं, कमल के जैसे हैं। तो यहाँ पर देखें इस अंश में हरिपद उपमेय है और कमल उपमान शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो आप विस्तार से समझने से पहले आप उपमेय और उपमान को भी समझ लें कि ये क्या होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। सबसे पहला, जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु से तुलना की जाती है, मतलब जो दूसरी वस्तु होती है जिससे तुलना की जाती है जिस वस्तु की, उसे उपमान कहा जाता है। इसको आप बार बार समझ लें, जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। और जिस गुण की समानता उपमेय तथा उपमान में दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। ये हिंदी व्याकरण की भाषा है, इसे बार बार आपको समझना पड़ेगा। मतलब दोनों में जिस गुण की समानता की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं, और समानता जिस शब्द से हमें पता चलती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। दूसरा जो अर्थालंकार है रूपक अलंकार। तो यहाँ पर आप समझ गए कि उपमेय और उपमान क्या है। तो उपमेय और उपमान का आरोप करके उनकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाता है कि दोनों को एक ही रूप बता दिया जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। तो यहाँ पर आपने देखा कि अंबर पनघट बना दिया गया और तारा घट बना दिए गए, उषा नागरी बना दी गई। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया, यानी कि उपमेय और उपमान दोनों एक ही हो गए शब्द। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। आप जो अर्थालंकार है थोड़ा बार बार समझने की आवश्यकता है। जब कई बार आप समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ तो आपको ये स्मरण हो जाएगा और आगे की कक्षाओं में आपके लिए ये उपयोगी साबित होने वाला है। इसीलिए इसे ध्यान से आपको पढ़ना है। और तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। आप यहाँ पर देखिए क्या होता है। यहाँ पर जिन काव्य पंक्तियों में उपमेय में उपमान की एक रूपता की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की एक रूपता का मतलब यहाँ दोनों को एक ही मान लिया जाता है। जैसे अंबर में तारे मानो मोती अनगिन है, तो यहाँ पे जो तारे हैं मोती मान लिए गए हैं, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोनों लोग एक ही तरीके उपमेय और उपमान जो हैं एक ही तरीके के मान लिए जाते हैं। और यहाँ पे मनु, जनु, मानो, जानो आदि शब्द जो हैं इनसे आप अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार में रूपी शब्द का प्रयोग होता है मोस्टली, और उपमा में उसकी तुलना दी जाती है तो से का प्रयोग होता है। तो इस चीज़ से आप उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा में अंतर कर सकते हैं। और एक बहुत आसान सा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे शब्द का अर्थ ही है अतिशयोक्ति। जिन काव्य पंक्तियों में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जो संभव नहीं है और बहुत ज़्यादा बोल दिया जाता है उसके बारे में, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे चलत निशाचर डोलत अवनी।
तो यहाँ का मतलब है कि जब राक्षस चलते हैं तो धरती हिलती है। तो ऐसा संभव नहीं है कि धरती हिले, लेकिन ऐसा बोल दिया गया कि जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है धरती हिल रही है। तो अतिशयोक्ति अलंकार है। तो आप जब काव्य पंक्तियों को पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की गई है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। और एक है मानवीकरण अलंकार। तो ये भी आप समझ जाएंगे, मानवी का मतलब मनुष्य होता है, तो इससे आप आसानी से इस अलंकार को भी पहचान लेंगे। जिन काव्य पंक्तियों में प्रकृति या निर्जीव वस्तुओं को मानवीकृत किया गया हो, उनको सजीव मान लिया गया हो, उनके हाथ, मुंह, पैर, आंखें ये सब बता दी गई हो, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे एक काव्य पंक्ति है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो यहाँ पे आप समझ लें कि फूल हंस नहीं सकते, लेकिन जब फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्करा रही हैं। तो यहाँ पे जब इस पंक्ति को पढ़ेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो आप आसानी से पहचान के कर सकते हैं कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ मनुष्य रूप में मान लिया गया है। और इस प्रकार अलंकार को समझने के बाद कुछ एक्सरसाइज है जो आपके बुक में, उसे आप कर लेते हैं जो बची हुई हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग और वचन लिखना है। तो ये तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, आप आसानी से कर सकते हैं। पहला जो आपके सामने शब्द है मक्खी। मक्खी जो लिंग है तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो आप ई वाले शब्द जो हैं उससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। मक्खी जो है स्त्रीलिंग शब्द है और ये वचन एक वचन है। तो इस प्रकार आप कर लेंगे आसानी से। लुटियां, लुटियां शब्द का लिंग क्या है? ये भी स्त्रीलिंग शब्द है लुटियां, और वचन इसका बहुवचन है। और यहाँ पर पुरुष, अगला शब्द है पुरुष। पुरुष शब्द का लिंग है पुल्लिंग, आप आसानी से समझ लेंगे। और ये पुरुष एक वचन शब्द है, इस प्रकार आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। गेहूं की बालियां, ये भी लिंग स्त्रीलिंग शब्द है और वचन जो है बहुवचन है। पाठक, पाठक शब्द यहाँ पर जो है ये पुल्लिंग शब्द है और ये एक वचन का शब्द है। पाठक एक वचन का शब्द है, बहुवचन इसके लिए पाठक गण होता है। इस प्रकार आप अगली ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम अगली एक्सरसाइज को करते हैं। मक्खी जो शब्द है उसमें आप मक्खी, मक्खियाँ बहुवचन हो गया, लोटा, लुटियाँ। आप इस प्रकार जो हैं इन शब्दों के लिंग और वचन सब अलग अलग अगर कर लेंगे तो और भी अच्छा होगा, और आप हर शब्द के एक वचन या बहुवचन या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों समझ जाएंगे और आपकी एक्सरसाइज और भी अच्छे से हो जाएगी। नोटबुक में जब आप करेंगे तो उसको अलग अलग एक ही शब्द के लिए अलग अलग जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। तो विस्तृत रूप में आप अच्छे से इन शब्दों को समझ लेंगे। अब अगली एक्सरसाइज करते हैं। उचित क्रिया शब्द से रिक्त स्थान भरने हैं। यहाँ पे जो आपके सेंटेंस है उसमें ये जो क्रिया शब्द लिखे हुए हैं, पकाती, बना, दहाड़, नाचती, धोता, पढ़ा, तो इनको एप्रोप्रिएट जो उचित हैं इसके लिए वो आपको फिल करने हैं। पहला है रेखा। तो रेखा क्या है? नाचती है। और कुम्हार बर्तन बना रहा है। माँ खाना पकाती है। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। धोबी कपड़े धोता है। और शेर जंगल में दहाड़ रहा है। इस प्रकार आप जो क्रिया शब्द हैं वाक्य में लिख लेंगे और आपका ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब एक अगली एक्सरसाइज जो है, इन शब्दों में उपसर्ग लगाना है, यानी कि उपसर्ग और शब्द साथ साथ दिए हैं, आपको इनको जोड़कर नवीन शब्द लिखना है। तो ना उपसर्ग के साथ लायक शब्द जुड़ा, नालायक। दर शब्द के साथ म्यान जुड़ा, दरमियान। अनुरूप और भर उपसर्ग के साथ पेट शब्द जुड़कर भर पेट नया शब्द बन जाता है। और इसी प्रकार बे उपसर्ग के साथ काबू शब्द जुड़कर बेकाबू शब्द बन जाएगा। और इसी प्रकार चिर जो
उपसर्ग है और काल ऐड हो जाता है, उसमें जुड़ जाता है तो चिरकाल हो जाता है। आपको तो ये अच्छे से पता है, जो शब्द से पहले प्रमुख शब्द जो होता है उससे पहले जो शब्दांश जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। तो हमें उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाना समझ आ जाएगा। आप और भी बहुत सारे शब्द हैं वो उपसर्ग जोड़कर आप बना सकते हैं, जैसे ना उपसर्ग के साथ नादान भी बन जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो उपसर्ग यहाँ पे दिए हैं इनको जोड़कर अन्य शब्द भी नोटबुक में बनाने की चेष्टा करेंगे। तो इस प्रकार आपका ये जो पाठ के अंतर्गत दी गई अभ्यास है वो पूरी हो जाएगी। और एक्टिविटी में आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करेंगे कि नेट से देखकर, इंटरनेट से देखकर ब्रेल लिपि के बारे में जानेंगे। ब्रेल लिपि क्या है और इसके जन्मदाता कौन थे। जो अंधे लोग इस चीज़ को छूकर स्पर्श करके पढ़ते हैं तो ये इसके बारे में आप अच्छे से समझ लेंगे और लिखेंगे भी। और होमवर्क में एक्सरसाइजेज जो हैं पेज 98 पर आपको जो दी गई थी वो आप नोटबुक में कर लेंगे, बुक में भी कर लेंगे, इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और हेलेन केलर के बारे में एक अनुच्छेद लिखेंगे। हेलेन केलर के बारे में अनुच्छेद आपने पाठ में भी समझा है, इंटरनेट से भी सर्च कर लेंगे और लिखेंगे। इस प्रकार आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी मिलेंगे। थैंक यू।